हाँ, इतना आना पड़ा। हाँ, क्या बोलो? ये नया भी हमें मालूम करना है। हाँ, ये अभी हम लोग करेंगे। इसके बाद नौबत खाने में इबादत ये करना है। हाँ, क्या जैसे समास, समास हिंदी भी में लोग कह रहे थे कि एक से भी होगा। कौन बोल रहा है? मेरी एक दोस्त बोला। देखो बेटा, वो हिंदी बी का है, ठीक है। आपके मैम से एक बार कंफर्म करो। वैसे वो हिंदी बी का है। ग्रामर आपका 4 आता है, 4 उनका भी आता है। उनका क्या आता है? पदबंध करके, जो कि आपको नहीं। पदबंध है, समास है, और वाक्य भेद है, मुहावरे, 4 उनके हैं। आपका क्या है? वाच्य है, पद परिचय है, अलंकार है, और वाक्य भेद, 4 आपके हैं, ठीक है। ऐसा है, 4 उनका समास है, आपका ये पद परिचय और वाच्य है, ठीक। तो इस तरह से ए और बी का अलग अलग है। एक बार अपने मैम से कंफर्म करो अगर है, वैसे नहीं। वाच्य यानी कि वो कर्ता कारक और कर्मकारक, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, वो वाला, ठीक है। क्यों इतना कंफ्यूज हो रही हो? और अगर किसी बच्चे ने बोला है ना, तो एक बार अपनी मैम को कंफर्म करो। वैसे हिंदी ए में समास नहीं, और हिंदी बी में पिछली बार कारक ये अलंकार डाला था। पिछली बार उनके सिलेबस में अलंकार डाला था, लेकिन इस बार निकाल दिया, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाओ। एक बार अपनी मैम को कंफर्म करो। अगर आप लोगों का भी है तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन हिंदी ए का वैसे वो है नहीं, ठीक है। चलो, ईमेल हो गया था ना। आपका एक चीज और बचा है, स्ववृत्त लेखन करके। स्कूल में मैम ने कराया कि नहीं? स्ववृत्त लेखन, स्ववृत्त लेखन मतलब बायोडाटा होता है ना, वो बायोडाटा या रेज्यूमे जिसको हम लोग बोल सकते हैं। कि रेज्यूमे कहाँ देते हैं? जब हमें कभी जॉब के लिए जाना होता है ना, बायोडाटा होता है, जो कि शादी के लिए तैयार करके भेजते हैं। बायोडाटा और रेज्यूमे उसको भी बोलते हैं, जो हम कहीं अप्लाई करते हैं इसके लिए, जॉब के लिए। तो उसमें हमें क्या लिखना पड़ता है? अपना नाम, एड्रेस, मतलब अपनी पढ़ाई, क्वालिफिकेशन, मतलब क्या है, कैसे है, किस सब्जेक्ट में है, क्या एक्स्ट्रा क्या आपने किया है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो आपको वो भी कराना है, ठीक है। आपकी मैम ने कराया कि नहीं? आपके उसमें पोर्शन जो दिया उसमें कहीं है वो पोर्शन? हमें पूरा कंप्लीट सेंड नहीं किया, पूरा नहीं भेजा है। हाँ, तो वो जो सिलेबस में हम लोग, मतलब मैंने सर्च किया था, उसमें स्ववृत्त लेखन करके आया था। तो वो मैंने अभी आपको नहीं कराया, मैं करा दूंगी। पहले ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और ये बीच में जो गैप होता है, इससे सारा लिंक टूट जाता है कि क्या किया था, क्या करना है। फिलहाल ये तो याद था कि हाँ ये चैप्टर करना है, लेकिन क्या क्या हो गया वो अपने को याद रखना है, ठीक। ग्रामर का ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। सिर्फ ये राइटिंग सेक्शन वाला आपका बचा हुआ है। राइटिंग सेक्शन में भी आपका विज्ञापन हो गया है, संदेश लेखन हो गया है, अनुच्छेद हो गया है ना? हाँ, अपठित गद्यांश का हो गया था। और क्या करना था? बस यही है। अभी वो आपका स्ववृत्त लेखन बचा है, ईमेल लेखन, ईमेल लेखन, संदेश, ठीक है। ईमेल लेखन तो मेल तो आपको पता है, वो भी कराया है ना। हाँ, और संदेश वाला था जिसमें डेट और ये सब डाल करना था, ठीक है। तो सिर्फ स्ववृत्त लेखन बचा है राइटिंग स्किल यानी ग्रामर में, और आपका 2 चैप्टर ये बचा है शायद से, नहीं तो कुछ और बचा रहेगा तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, एक कहानी अभी कौन सा चैप्टर है, कौन सा पार्ट है? पेज नंबर 94, सेकंड पैरा। ये मेरी ये है ना, मोबाइल खाने के बाद करा दी। बेटा हाँ, 94 में कहाँ पर? पर्या, अच्छा पर्या। पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही, पितृ मतलब पिता, माता पिता बोलते हैं ना। तो यहाँ पर पितृ गाथा मतलब पिताजी की कहानी, गाथा मतलब कहानी। क्या करा रहे हो, क्या नहीं करा रहे हो, कितना कच्चा है।
यही है ना। पर यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर की किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। ग्रंथि मतलब गांठ, मतलब किसी भी चीज, मतलब जैसे गांठ पड़ जाना, किसी की बातें अगर बुरी लगती है तो मन में वो गांठ बोलते ना, गांठ मतलब सच का वो शिष्ट नहीं, सच का नहीं होता, लेकिन मन में एक आ जाता है कि इनने मेरे लिए ऐसा किया, इन्होंने ऐसा कहा, उसको गांठ। तो ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला थे, से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा नहीं हुई। मेरे भीतर ऐसे गहरे ही भाव की ग्रंथि पैदा नहीं करती कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। इसका मतलब समझा? यानी जो लेखिका है वो क्या बता रही है कि मेरी जो 2 साल क्या थी, बड़ी बहन थी ना, तो उसका नाम क्या था, सुशीला था। वो क्या थी, सुंदर थी, खूबसूरत थी, स्वस्थ थी। और लेखिका कैसी थी, दुबली पतली काली सी थी। और पिताजी ज्यादा किसको पसंद करते थे, वो बड़ी बहन यानी जो सुंदर थी उसको ज्यादा पसंद करते थे। तो वही लेखिका बोल रही थी, क्या इन चीजों से मुझे दुख नहीं हुआ? हाँ, इतना मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। मतलब मेरे अंदर अभी भी वो हीन भावना मतलब जैसे किसी के अंदर कोई कमी है तो वो इस चीज को बार बार करे, अरे मेरे अंदर तो ये कमी है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी। तो इस तरह से वो अंदर ही अंदर उसके अंदर हीन भावना पैदा कर दी कि मेरे अंदर कमी, जबकि उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिला, उसके बाद भी उसके अंदर ये मन में बना ही था। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने गढ़ने को हो जाती। यानी अगर कोई मेरी तारीफ भी करता है, मतलब मेरी लेखिकी को देखकर कि मैं बहुत अच्छी लेखिका हूँ, बहुत अच्छा लिखती हूँ, ऐसा है वैसा, अगर कोई मेरी तारीफ भी करता है तो मुझे अंदर ही अंदर शर्म महसूस होती है कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ। ऐसा मतलब उसके अंदर जैसे होता नहीं बेटा, किसी की हाइट कम है, कोई बहुत मोटा, मतलब अलग अलग टाइप का होता है ना। तो ऐसा नहीं है, देखो इन चीजों के लिए कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो किसकी है, भगवान की देन, ईश्वर की देन है। लेकिन खुद का बनाया हुआ क्या होता है, ऐसा नाम रिस्पेक्ट, खुद का बनाया हुआ होता है अपनी जान पहचान। जान पहचान मतलब आप, कोई कितना भी काला है, वो जैसा भी है, छोटा है लंबा है जो भी है, लेकिन अगर वो किस काम, हाँ, लेकिन वो अगर अच्छे से काम कर रहा है, देखो ईश्वर की देन को तो हम नहीं चेंज कर सकते ना, लेकिन जो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है, हम अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा काम करें, दूसरों का भला करें, हाँ, दूसरों की रेस्पेक्ट करें, मतलब ये एक अच्छे इंसान बने, कहने का मतलब कि एक अच्छे इंसान बने। तो ये सब चीजें ईश्वर की दी हुई चीजों पर कभी भी अपने को नीचा नहीं, कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो तो ईश्वर की देन है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे हाथ में है, हम अच्छा तो बन सकते हैं ना। अगर ठीक है, बहुत अच्छा ईश्वर ने बना दिया, बहुत सुंदर लंबा चौड़ा गोरा जैसा भी है, चीजें बहुत अच्छे से, लेकिन इंसान अगर चोर निकल गया, डाकू निकल गया, ऐसा बेकार इंसान निकल गया, तो क्या वो अच्छा होगा? नहीं ना। तो इसलिए जो चीज ईश्वर की देन है, जो ईश्वर प्रदत्त है, प्रदत्त मतलब देन, जो ईश्वर प्रदत्त है उसके लिए नहीं, किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए, ना अपने अंदर कमी फील करनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे अपने हाथ में है, जो हमारे वश में है, जो हम कर सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, किसी की जरूरत में उसके काम आ सकते हैं, तो ये एक अच्छे इंसान के लक्षण, ये हमारे अपने हाथ में होते हैं, हमें ये सही करने की जरूरत होती है। बाकी चीजों को लेकर ये नहीं करे मेरे में तो ये कमी है, मेरे में वो कमी, वो सब कमी कमी नहीं होती। तो यहाँ लेखिका ने वही बोला कि उसके
फादर जो यानी उसके पिताजी जो थे, स्टार्टिंग में ही उसने बता दिया कि पर यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही, मतलब ये गाथा मैं गा नहीं रही हूँ, मैं अपनी ऊपर बीती हुई है इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, आज भी परिचय ओके, यहाँ तक है कि मेरी लेखक की उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच में से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो जाती। गढ़ना मतलब कि एकदम अंदर सर्व से धंस जाना। ठीक है, सेम फील करना बहुत ज्यादा, उसी को यहाँ बोला। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी किसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है, मतलब उसने अपने अंदर इतना ज्यादा हीन भावना पैदा कर लिया है, अपने को इतना वो सब कर लिया है कि कितना भी नाम हो जाए, कितना भी अच्छा हो जाए, कितनी भी तारीफ मिले, लेकिन फिर भी उसको क्या लगता है ये तो ऐसे ही हो गया होगा, मैं तो कर ही नहीं सकती, ये तो शायद ऐसा तुक्का लग गया होगा। ठीक है, तो इतनी ज्यादा वो अंदर ही अंदर अपने को हीन महसूस करने लगी। पिताजी के जिस शक के स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, शक की मतलब शक करना, संदेह करना, यानी उनके पिताजी क्या शक करने वाले स्वभाव के थे, तो वही कहती कि जिनके स्वभाव पर मैं भन्ना भन्ना, भन्ना मतलब गुस्सा हो जाना, तो भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक के स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी ने किसी ना किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही। मतलब क्या बोला, लेखिका बताती कि जब से मैंने होश संभाला, मतलब होश संभाला मतलब जब से मैं समझदार हुई तब से किसी ना किसी बात पर मेरी और पिताजी की क्या हो जाती थी, बहस हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी। क्योंकि लड़ाई किससे होती है, जिससे थॉट्स मैच नहीं करते उसी से लड़ाई होती है ना, जिससे विचार, मैं सही हूँ वो बोलेगा मैं सही हूँ, तुम गलत बोल रहे हो तुम गलत, तो यहाँ पर लड़ाई, अगर एक दूसरे के विचार मिलते हैं ये चीज सही है, हाँ दोनों ने बोल दिया हाँ सही है, तो फिर लड़ाई किस बात की, है ना। तो वही लेखिका बताती है कि हाँ, खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उसके शक्ति प्रभाव की झलक भी दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी ने किसी ना किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, वही कुंठाओं के रूप में, मतलब जिन पिताजी से ये बहस करती थी, लड़ लेती थी, उन्हीं के नेचर इनके अंदर है, ऐसा ये बोल रहे थे। वही कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। प्रतिछाया मतलब उन्हीं के जैसी, प्रतिछाया मतलब उन्हीं की के जैसी के रूप में, केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रुख बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। मतलब इंसान का जो नेचर होता है वो किसी स्थिति से भले परिवर्तित हो किसी कारण से, लेकिन पूरी तरह से चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? पिता के ठीक विपरीत थी अब हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। अब जो पिताजी इनके थे उनके बिल्कुल अपोजिट थी उनकी माँ, बेपढ़ी माँ मतलब पढ़ी लिखी नहीं। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उसकी। धरती से, इसका मतलब कि धरती से तुलना की गई थी, धरती को बहुत सहन शक्ति को शायद मतलब सहनशील बोला गया है ना, धरती मतलब पृथ्वी को। इस पर लोग क्या क्या करते हैं लेकिन वो शांति से रहती है, कुछ उथल-पटल करती है क्या, नहीं ना। तो वही होती कि शायद वो धरती से भी ज्यादा सहन शक्ति वाली। पिताजी की हर जागृति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। पिताजी की ज्यादती को मतलब जो पिताजी, इनके पिताजी से क्या पता चलता है, इनके पिताजी क्या करते थे कि वो एक होता नहीं कि मतलब अपने में ही मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा करो करो, मतलब अपनी चलाने वाला जिसको बोल सकते हैं, रूट व्यवहार करने वाले, तो वो वैसे थे। और
मतलब उनको ये नहीं था कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस चैप्टर से यही होता है कि वो था कि कोई कैसा भी है लेकिन उनको अपना हर काम टाइम पर चाहिए ऐसा। तो उसी के लिए लेखिका ने लिखा है कि पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। मतलब बच्चा अगर जिद कर रहा है, जो भी उचित अनुचित मतलब वो सही है या गलत है, अनुचित है तो भी वो उस चीज को पूरा करने को ही अपना कर्तव्य समझती थी। चाहे पिताजी होते कुछ मांगते थे, कुछ कहते थे या बच्चे करते थे, तो उस काम को करना ही वो अपना कर्तव्य समझती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उठा, माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी से लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। लेखिका क्या बताती है कि हम भाई बहनों का लगाव किससे था? माँ से था, सहानुभूति उनसे थी। क्यों सहानुभूति मतलब समझते हो? अगर कोई दुखी है तो उसके साथ हम जो मतलब प्यार दिखाते हैं उसको सहानुभूति कहा जाता है। तो अभी माँ हमेशा परेशान रहती थी, इन लोगों को लगता था कि देखो दिन भर माँ काम कर रही है, दिन भर परेशान है, अपनी तबीयत को भी नहीं देखती, ऐसा ऐसा करके उनसे इन लोगों को सहानुभूति तो थी कि माँ इतना परेशान हो रही, लेकिन उनको कभी अपना आइडल नहीं बना पाई, अपना आदर्श नहीं बना पाई। ठीक है, बन सका ना उनका त्याग ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने को पर लौटती हूँ। लेखिका ने क्या कहा? पैतृक पुराण मतलब ये पिताजी की कहानी यहीं पर खत्म करके अब अपने पर आती हूँ, यानी अब लेखिका अपने बारे में बताएंगे। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। अब ये लेखिका क्या है, 5 भाई बहन थे, पहले के समय में ऐसे होते थे ना, 5 6 7 8 होते ही थे। तो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की, और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के सब बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, सतोलिया, लंगड़ी टांग। वो आपको 7 स्टोर पता है? 7 स्टोर जानते हो आप? नहीं। वो 7 गिनती रखकर बॉल से मारते हैं ना, उसको क्या बोलते हो? क्या? नहीं, उसको क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? अच्छा, इंग्लिश में तो आप क्या बोलते हो उसको? सतोलिया ही बोलते हो क्या? सब पता ही, खेला ही नहीं है। नहीं। ठीक है, तो वो ऐसा होता है, उसी को बॉल से मारते हैं, उसको सतोलिया। सतोलिया, लंगड़ी डांग, पकड़म पकड़ाई, काली किलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह की रचनाएं, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। मतलब ये सारी चीजें किसके साथ लेके खेलती थी? अपने से 2 साल बड़ी बहन के साथ। बाकी ये की जो शादी हुई तो काफी बड़ी है ना। यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। अभी लेखिका ने बताया क्या कि हम ये सब भी करते थे, लेकिन हमारा काम क्या रहता था, हमारा दायरा क्या था, घर के अंदर। पहले के समय में लड़कियों को, पहले के समय मतलब बहुत पहले, अभी की बात नहीं है, ये जब का चैप्टर है, तो उस समय में लेडी लड़कियों को घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो वही लेखिका बताती है कि हमारा लेकिन क्या था, घर के अंदर ही रहना था। लेकिन इसके भाई बाहर जा सकते थे। हाँ, भाई बाहर खेल सकते थे, लेकिन लड़कियां जो है वो घर के अंदर ही खेल सकती। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। समझ में आया? पहले का समय क्या होता था, एक तो ये फ्लैट वाला घर नहीं होता था, घर मतलब पता है आपको, घर मतलब बड़ा सा घर ही होता था पूरा अपना, और जो हमारे पड़ोसी होते थे वो भी घर जैसे ही होते थे। अभी तो आपके सामने के फ्लैट में जो है वो भी बेगाना है, पता ही नहीं है कौन है ना। लेकिन पहले के जो पड़ोसी होते थे वो घर जैसे होते थे, घर की जैसा। भाई बहन, अगर उनके घर का लड़का है तो हमारा भाई, हमारा मतलब भाई, मतलब इस तरह से पूरा फैमिली रिलेशन होता था।
पड़ोसियों का भी। तो अभी इसमें वही कहा गया कि मोहल्ले, लेकिन वो घर सिर्फ अपने घर तक नहीं होता था, बगल के मोहल्ले में भी जो घर होते थे वो भी अपना ही घर माना। आप पड़ोसी के घर में हो तो भी आप घर में हो, हाँ, लेकिन अगर आप बाहर कहीं निकल गए तो इसका मतलब आप बाहर गए। तो वो कहने का मतलब ऐसा नहीं सिर्फ अपने ही घर में रहना है, अगर आप बगल के घर में हो तो भी आप घर में ही हो, ठीक है। हाँ, कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज जो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया। क्लियर? पहले के समय में क्या था, जो हमारे पड़ोसी थे वो भी हमारे अपने होते थे, लेकिन अभी जो हमारा ये फ्लैट सिस्टम हो गया, जैसा कि मैंने बोला कि हमारा सामने वाला भी जो है वो भी हम उसको भी, उस पर भी यकीन नहीं करते हैं। और फिर क्या है, यहाँ पर देखो कि पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके, पड़ोस कल्चर मतलब जैसा कि पहले हमारे पड़ोसी भी हमारे अपने होते थे, अभी पड़ोसी को पड़ोसी की तरह फिर उनसे बात भी नहीं कर, मतलब इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर लेखिका का कहने का मतलब और है भी बेटा, क्योंकि अब ज्यादा लोग किसी से बात तो नहीं करते, अपने से आना अपने से जाना, किसी से मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो वही इन्होंने कहा कि पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, संकुचित मतलब छोटा कर दिया है, असहाय और सुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। यानी लेखिका क्या लिखती है कि जो मेरी कहानी है उसके ज्यादा से ज्यादा पात्र, कैरेक्टर जो है वो कहाँ के हैं, इसी मोहल्ले के। मतलब वो कहानी लिखती थी तो अपने मोहल्ले के लोगों का ही नाम डालकर इन्हीं को पात्र बना दी थी। जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। किशोरावस्था मतलब पता है, ठीक है। तो किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी सुधरा नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो गए, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। मतलब ये था कि इतने समय में बेटी की शादी कर देना है, उसकी उम्र 16 साल की होनी चाहिए और पढ़ाई मैट्रिक, मैट्रिक 8वां, इतनी उसके लिए बहुत होती है। शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में, ये कब की बात है, 1944। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चले गए। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। अभी बहन भी चली गई, भाई भी चले गए, वो अकेले बची लेखिका। पिताजी का ध्यान भी अब पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। अब घर में कोई नहीं रहेगा तो जो बचेगा उसी पर लोग ध्यान देंगे, तो इस तरह से लेखिका पर ही उनके पिताजी का ध्यान पड़ा। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी, सुघड़ मतलब एक अच्छी गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। अभी क्या होता था कि एक उम्र होती थी पहले के समय में कि लड़कियों को सबसे ज्यादा किस चीज की प्रायोरिटी दी जाती है, उनको खाना बनाना आना चाहिए, उनको घर अच्छे से सजाना आना चाहिए, घर में मतलब गेस्ट को कैसे खिलाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें उनको आना जरूरी माना जाता था। तो वही लेखिका बता रही कि जिस समय में ये सब माना जाता था, उस समय में मेरे पिताजी ने मुझे रसोई से दूर रहने के लिए कहा। रसोई से दूर ही रहो। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे, याद रखना।
लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे? क्यों? क्योंकि उसमें पूरा दिन आग जलती रहती थी और लोग उसी में लगे रहते, पूरा दिन का उसी में जाता था। खाना बनाना गांव के समय में क्या होता था, चूल्हा होता था ना, और दिन में सुबह नाश्ता खाना, फिर पूरा दिन उनका उसी में जाता था, तो इसलिए वो उसको भटियार खाना बोलते थे। और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। और उनके हिसाब से क्या था कि जो उस भटियार खाना यानी किचन में जाता है, वो अपनी सारी जो उसके अंदर की क्वालिटी है, क्या है, क्षमता और प्रतिभा, उसके अंदर जो कैपेसिटी है और जो प्रतिभा है, जो गुण है, उसको वो भट्टी में झोंकना है वहां जाने जो जाता है, ऐसा वो मानते। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। राजनीतिक पार्टी के लोग इकट्ठा होते थे और ऐसे में क्या होता है कि बहस होती है, ये सही है, वो सही है, ऐसा है, वैसा है। इस तरह से राजनीति वाले क्या करते हैं, बहस ही तो करते हैं ना, तो उस तरह से उनके घर में बहस होती रहती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय जगल था, मतलब उनके पिताजी को बहस करना बहुत पसंद था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। जब वो चाय पानी देने जाती थी तो उसके पिताजी वहीं बैठा लेते थे कि तुम भी बैठो, मतलब उस चीज को सुनने के लिए कहते थे। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा है। सन 42 के दौरान के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के कुर्बानी का आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। मतलब लेखिका ने क्या कहा कि ज्यादा तो कुछ मुझे पता नहीं था, लेकिन जो क्रांतिकारी और ये शहीद लोग थे, उनके के आकर्षण और उनकी कुर्बानी, जो उन्होंने कुर्बानी दी, उसके लिए मन हमेशा दुखी रहता था, आक्रांत रहता था, यानी दुखी रहता था। क्लियर? आगे। सो 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती। मतलब कि वो क्या करती थी, लोगों की बहस सुनती थी, जो आपस में लोग बहस करते थे राजनीतिक पार्टी वाले, और चुनाव किए, बिना चुनाव के, उन्होंने कोई चुनाव नहीं किया था, बिना लेखन की अहमियत के से परिचित हुए। जो लेखक ने जो पाठ ये कहानी लिखी है उससे परिचित नहीं थी, लेकिन फिर भी किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, फर्स्ट ईयर मतलब 11 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहां मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। याद रखना बेटा, ये नाम इनका शीला अग्रवाल, ठीक है। दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके बदले में पढ़ने में बदला, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुनकर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैन आगे यशपाल भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। मतलब ये सब कौन है, लेखक है, ये जो नाम लिखे हैं ये लोग लेखक, ठीक है। और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता क्या है, उपन्यास है, बहुत अच्छा लगा था। अब एक जी का उपन्यास शेखर एक संजीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ से सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। मतलब मैंने उसको पढ़ा लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। इस बार कुछ समझ के बाद, यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप मूल्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहे थे।
उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, जैनेन्द्र कौन है, लेखक है, और उनकी एक रचना है त्याग पत्र। भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा, और इन्होंने शीला अग्रवाल यानी अपने प्रिंसिपल से बहस करके यानी बात करके और फिर ज्यादा से ज्यादा इनको समझ में आया। ठीक है, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। 46-47 क्या था, क्या कहते हैं, जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में हुआ था ना। हाँ, तो 46-47 में ऐसा था कि घर में बैठे रहना संभव था भला, मतलब उस समय में कोई घर में बैठ सकता था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण तथा शहर का चरित्र था, और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। अब शीला अग्रवाल ने जो इनको बातें बताई थी राजनीति की, वो इनके ब्लड में एकदम आ गया, मतलब इनके अंदर वो जोश आ गया कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। अभी क्या था, एक तो शहर में मचा था बवंडर, बवंडर मतलब ऐसा आंधी तूफान होता है ना, तो एक तो वो शहर में मचा था कि अपने देश को आजाद करने का, और एक घर में मचा था। घर में मचा था मतलब इनके पिताजी ये तो चाहते थे कि इसको राजनीति का पता हो, देश दुनिया में क्या हो रहा है वो पता हो, लेकिन घर तक ही रखना चाहते थे, बाहर जाने नहीं देना चाहते थे। पिताजी की आजादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानू समझ, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब उनके अंदर सारे, अभी क्या है, सारे वैसे तो उस समय में लड़कियों को किचन में घुसा दिया जाता था, ये घर के काम सिखाए जाते थे, लेकिन उस समय में लेखिका के पिताजी वो मना करते थे कि वहां नहीं जाओ, भटियार खाना है, ऐसा बोलते थे। उनको लगता था कि हमारी बेटी को देश के बारे में, लोगों के बारे में, राजनीति के बारे में पता हो, लेकिन बस घर तक ही रखना चाहते थे। तो वही लेखिका बता रही हैं कि आधुनिकता के बावजूद, मतलब वो मॉडर्न तो हो गए थे, इसके बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए, अब जो उनके पिताजी ने जो आजादी दी थी उसके दायरे की आजादी क्या थी, घर के अंदर तक, लेखिका को उस दायरे में परेशानी हो रही थी, उनको बाहर निकलना था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। यहाँ पर क्या कहा गया कि ये उनके पिताजी से टक्कर हुआ, मतलब उन्होंने, अभी क्या उनके अंदर वो जोश आ गया था कि मुझे कुछ करना है, और पिताजी मना कर रहे थे तो उनसे वो बहस कर ली, मतलब उनसे आगे बढ़ गई। यहाँ पर वही चीज लिखा है कि क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी, यानी अब जब पिताजी के क्रोधित होते थे और चिल्लाते थे तो सब डर जाते थे, सब कांपने लगते थे, लेकिन उनसे भी लेखिका ने क्या किया, टक्कर लिया, यानी उनसे भी बहस किया, और वह सिलसिला तब तक चला, कब तक, जब तक इन्होंने राजेंद्र से शादी नहीं कर ली। यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई। एक बार कॉलेज की प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। मतलब प्रिंसिपल ने बोला
कि आपकी बेटी ऐसा कर रही है और आप आकर मिलो। तो वही लेखिका को बताती है कि उन्होंने पिताजी ने देखा तो आपको बुला हो गए, आपको बुला मतलब बहुत क्रोधित हो गए और फिर क्या बोलते हैं, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने भी दिन नहीं दिखाया, मतलब इसके पहले भी 4 बच्चे पढ़े थे लेकिन किसी की वजह से मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ा था। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे, लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। अब ये गुस्से में जब पिताजी निकले थे तो लेखिका को लगा कि इतने गुस्से में गए हैं, लौट के आएंगे तो फिर तो बहुत चिल्लाएंगे, तो इसके डर से वो क्या थी, अपने बगल में मित्र के घर में पहले तो उन्होंने देखो शीला अग्रवाल ने इनको हर चीज से अवेयर कराया था, हाँ ये राजनीति ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कॉलेज में लोग शीला अग्रवाल की बात नहीं मानते थे, इसकी बात मानकर चलते थे। अब एक स्टूडेंट की बात मानकर लोग चलेंगे, प्रिंसिपल की नहीं मानेंगे तो उस पर क्या होगा, टीचर बुलाएगा नहीं पेरेंट्स को कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, तो वो बात। हाँ एक हाँ, माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। गुबार मतलब गुस्सा, अभी कोई आता है आने पर गुस्सा बहुत तेज रहती है ना, थोड़ी देर बाद गुस्सा कम हो जाती है, तो वही इन्होंने अपनी माँ को बोल दिया कि जब घर आएंगे उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा तब मुझे बुला लेना। हाँ तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है, तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है, ऐसा उसने क्वेश्चन किया। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं, और अगर तुम लोग कि एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। समझ आया यहाँ तक? प्रिंसिपल ने इनके पिताजी से क्या बोला, गए थे गुस्से में कि ये लड़की की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, बाकी बच्चे पढ़े तो कभी नहीं जाना हुआ। और वहां से जब आते हैं तो इन्होंने, लेखिका ने अपनी माँ से बोल दिया था ना जब गुस्सा निकल जाएगा तो बुला लेना, तो लेखिका की माँ जाकर बोलती है कि वो हंस रहे हैं, वो खुश हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। जब लेखिका पिताजी के पास आती है तो वो बोलते हैं कि तुम 3 लड़कियों का इतना ज्यादा है कि प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि आप अपनी लड़की को घर बैठा लो, क्योंकि ये 3 लड़कियां जब बुलाती हैं तो सारा क्लास अंदर आने के बाद भी बाहर चला जाता है और नारे लगाने लगता है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक, अवाक मतलब है, हाँ, मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था ना पर यह हकीकत थी। अभी उन्होंने क्या कहा कि ना मुझे अपने कानों पर यकीन हो रहा था ना आंखों पर, लेकिन ये जो था वो सही था। एक घटना और, यहाँ तक क्लियर ना? एक घटना और, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। आजाद हिंद फौज कौन है? हाँ, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। एक घटना और, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, चौपड़ मतलब मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर वही भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत तकियानुसी मतलब जो कमियां निकालते हैं, निहायत तकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की
लू उतारी मतलब उनको आकर बता दिया। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुजंग मचाती फिर रही है वह। आपके हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? समझ में आया? यानी उसके पिताजी के एक मित्र इस तरह से आकर आग लगाते हैं। आग लगाना मतलब इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। भभकते मतलब गुस्सा होते, एकदम अंदर से गुस्सा होते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू को का घर से बाहर निकलना। पिताजी गुस्साए और बोले इस मन्नू का घर से बाहर निकलना बंद करो। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। एक मित्र वो थे कि आग लगाकर गए थे और एक इस तरह से ये बोल रहे हैं तुम्हारा भाषण सुनकर मैं सीधे भंडारी जी को क्या करने, बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, घर से निकला भी करो। और उन्होंने क्या बोला कि मुझे तुम पर गर्व है, और फिर भंडारी को बोलते कि तुम घर में क्यों घुसे रहते, थोड़ा बाहर भी निकला करो। यू हैव मिस्ड समथिंग, मतलब तुमने कुछ मिस कर दिया, यानी उसकी बात को तुम नहीं सुनी। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। और उसके बाद जो उनके पिताजी बहुत क्रोधित थे, घर से निकलना बंद करो ये सब, अब वो उनका गुस्सा जो है वो खुशी में बदलता जा रहा है। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। अभी जो है अंदर जब ये घुसी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्सा थे, वो घर से बाहर निकल मतलब ना निकलने को बोल रहे थे, और ये बाहर से देख कर गई कि पिताजी खुश हो रहे हैं, तो उसको राहत की सांस मिली। चलो वो अच्छा हुआ आ गए, नहीं तो अभी तो जाने क्या होता है ऐसा। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। मतलब जिस समय में लड़कियों को बाहर निकलना नहीं मना था, वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करती थी, उस समय में एक लड़की चौराहे पर खड़ी होकर इस तरह से लगातार बोल रही हो, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। शायद इसलिए उन्होंने मेरी तारीफ की, ऐसा ये सोच रही हूँ। कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, और दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? मतलब क्या बोलती है, एक तो अपने पिताजी के लिए बोल रही है, एक तो वो चाहते थे कि हम लोग कुछ आगे बढ़कर अच्छा करें, और ये भी चाहते थे कि उनकी इज्जत मतलब उनको कोई कुछ कह भी ना सके। तो क्या यह ऐसा संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? मतलब उन्होंने बोला कि क्या ऐसा नहीं पता कि घर में रहने वाला कैसे बाहर की बातें, राजनीति की बातें कर पाएगा? इनमें तो आपस में टकराहट होगी ही। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। अब इसमें किसको पकड़ाया गया? शीला को पकड़ाया गया। क्यों? क्योंकि उसने पहले शुरू में इसको लेखिका को बताया था। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। अभी इसमें क्या हुआ कि अनुशासन ना बिगड़े। अभी ये लड़कियां रहती थी तो लोग निकल पड़ते थे ना इसके लिए, जुलूस के लिए, ऐसा सब करने के लिए। तो वही इसमें था कि लेखिका बता रही कि इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे कि शीला अग्रवाल लड़कियों को भड़काती है, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम
तो 3 छात्राओं का प्रवेश सिद्ध कर दिया, मतलब रोक, निषिद्ध मतलब रोक, उनके एडमिशन पर रोक लग गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। मतलब बाहर रहकर भी लोगों ने इतना हुड़दंग मचाया कि उनको फिर से लेना ही पड़ा इनका एडमिशन। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। मतलब इतनी बड़ी खुशी थी कि यह खुशी समाप्त हो गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, तब क्या हुआ, फिर से उनको यहाँ पर वही है ना कि कहाँ पर था इसकी, हुड़दंग ने तो बाहर रहकर ही इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आगे 3rd ईयर खोलना पड़ा। अगस्त में जब हो गई तब 3rd ईयर का एडमिशन हुआ। ठीक है, तो उसी के लिए जीत की खुशी पर जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी मिला, मतलब इन लोगों का जो एडमिशन हुआ वो, इनका देश आजाद हुआ, उस खुशी के आगे इनका एडमिशन की खुशी का पता ही नहीं चला कि हमें एडमिशन मिला, वो खुशी नहीं हुई, हमारा देश आजाद हुआ वो खुशी ज्यादा। समझ आया ना आपका फर्स्ट? वर्ड मीनिंग लिखना है। ये कौन सा बोल रहे हैं? चर्चित, मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है ब्रह्मभोज, सॉरी महाभोज। महाभोज मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है, दशहरा उसके प्रमुख पात्र। ठीक, चलो अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग लिखना है, थोड़े ही तो है, लिख लो। और बेटा अपना तो टाइम हो जाएगा इतने में, मैं आपको होमवर्क वर्ड मीनिंग लिख लो और क्वेश्चन 1-2 मैं होमवर्क में दे देती हूँ, वो टिक लगा लो। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब पढ़ लेना, ठीक है, बुक में आपके बहुत सारे हैं ना। इसका ये सेकंड वाला क्वेश्चन होमवर्क में आप कर लेना। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। और एक कहानी, यह भी आपको क्या प्रेरणा संदेश देता है। 2 प्रश्न लिख लो, अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं और करा दूंगी, ठीक है। हाँ, ये होमवर्क में रहेगा। अभी वर्ड मीनिंग जो 4-5 है। क्या कि उनके पिता चाहते थे कि वे इसे घर तक रखें, लेकिन उसे बाहर नहीं बना था, इस कारण टकराहट होता था। हाँ, तो टकराहट क्वेश्चन में तो टकराहट ही आएगा ना, टकराहट होता आपस में भिड़ना। क्वेश्चन में ये लिखना, उसके बाद अपने शब्दों में। वैसे टकराहट इतना डिफिकल्ट नहीं है, लिख सकते हो। वर्ड मीनिंग लिख लो, अभी ज्यादा नहीं है, इतनी ही है ना, पीछे भी है, पीछे नहीं है। हाँ देखो ना, ये देखो।
अभी तो आपके स्कूल से भी हिंदी ये जा रहा है ना, आप लोग दे दो, उसके बाद खत्म कहानी हिंदी है। हिंदी की एक ही टीचर है या कितने सेक्शन है 10th में आपको? 3 4 चार। 3। हाँ, लेकिन सिर्फ 2 क्लासेस हिंदी है, 4 क्लासेस टोटल है, एक फ्रेंच का है। हाँ, वो इकट्ठा करके कंबाइन करके करते होंगे ना। सेक्शन बी और सी हिंदी है, सेक्शन ए फ्रेंच, सेक्शन डी में मराठी और संस्कृत है। हिंदी ज्यादा बच्चों ने लिया है क्या? और एक ही टीचर है? 2 टीचर। हिंदी आप लोगों को एक ही पढ़ाती होंगी ना? 10th में एक ही टीचर पढ़ाती है? 2 टीचर है। अच्छा, अलग अलग क्लास? हाँ, अलग अलग क्लास में? मुझे लगा कंबाइन करके पढ़ाते हैं दोनों शिक्षक को एक साथ। कुछ ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, 60 बच्चे हो जाएंगे तब। दूसरी मैम का क्या नाम है? एक तो आपको बात भी नहीं पढ़ाती, दूसरी उससे शुरू होता है। मैम से। से कैसे याद करोगी उससे याद? हो गया? क्वेश्चन आंसर कर लेना, फिर आगे का ऊपर आ रहा है। संपदा बात देखा क्या लिखा ना? हाँ, क्या की बात है। एक नोट बना ठीक, चलो ये क्वेश्चन लिख लेना दोनों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और आगे का नया चैप्टर